डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के क्लास में हम लोग भारतीय उद्योग से संबंधित जो विषय शुरू किए हुए थे उसकी एक आज कड़ी है। और आज की कड़ी में हम एक उद्योग यानी लौ और इस्पात उद्योग को पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ तक लौ एवं इस्पात उद्योग का प्रश्न है तो ये इसका उद्भव हमारे देश में प्राचीन काल से हुआ। प्राचीन काल में अगर विशेष काल का बात कीजिएगा तो उसमें उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, उस समय लोहे का भारत में प्रयोग होने लगा। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो पहला सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जहां हिट्टाइट जाति के द्वारा सबसे पहले 1400 ईसा पूर्व में लोहे का वैश्विक आधार पे प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये प्रश्न आमतौर पे आता है, इसलिए हिस्ट्री का विषय होने के बावजूद भी हम इसमें आपको बता दे रहे हैं कि लोहे का सबसे पहला प्रयोगकर्ता मेसोपोटामिया का हिट्टाइट जाति था, जिसका शासक हम्मुराबी था। उसके माध्यम से सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे को गलाना, उसके लिए तलवारें बनाना या अन्य कृषिगत वस्तुओं का निर्माण करना इसमें शामिल था। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो उत्तर वैदिक काल में के अंतिम चरणों में, ये नहीं कि आरंभ में, अंतिम चरणों में लोहे का प्रयोग होने लगा। और उस समय जो लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के अंतिम प्रकाल में, अंतिम चरण में हुआ, वो युद्धास्त्र के लिए, यानी युद्ध के सामग्री उससे बनाया जाता है। पहली बार जो लोहे का उपयोग कृषि कर्म में होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपदों का युग कहलाता है, उस समय में लोहे का अल्प प्रयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा। अल्प प्रयोग हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी लोहे के कृषि के करने के लिए हल जो होते थे वो लकड़ी ही के होते थे, और दूसरी सामग्रियों का प्रमाण मिला है जो लोहे का प्रयोग करके कृषि कर्म में प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल का जब समय आया तो लोहे का व्यापक पैमाने पे उपयोग किया जाने लगा, और इस समय जो लोहे का उपयोग किया जाने लगा वो युद्ध की सामग्रियां बनाने में, तलवारें बनाने में। हमारे यहाँ की तलवारें विश्व स्तर पर स्थापित हो चुकी हैं। खासतौर से कर्नाटक की खान से जो निकलता था लोहा वो काफ़ी उच्च कोटि का होता था। मगध का लोहा प्राचीन काल में काफ़ी उच्च कोटि का था, और उसकी तलवारें के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि अफ्रीका के देशों में भारतीय तलवारों की बहुत मांग थी, और जहाज से भर करके ये तलवारें जो है भेजी जाती थी। इसके अलावा मध्यकाल में स्थापत्य का भी बहुत विकास हुआ, तो स्थापत्य में दरवाजे लगाना या मेन गेट लगाना, ये सब में जो है लोहे का व्यापक पैमाने पे प्रयोग हुआ। साथ ही साथ तोपों का जब युग आया तो तोपों के प्रयोग में लोहे को अष्ट धातु के रूप में परिणत कर करके इसका प्रयोग किया गया। जब ब्रिटिश पीरियड आया तो ब्रिटिश पीरियड में भी लोहे का उपयोग हुआ। लेकिन ये सारे उद्योग जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक लौह इस्पात उद्योग में हम बता रहे हैं वो फॉर्जरी के रूप में था। उस उद्योग को फॉर्जरी उद्योग कहते हैं, अर्थात वो कोई बड़ा उद्योग नहीं था। उसके लिए लोहार स्थानीय आधार पे लोहे का गला करके लोहे का शुद्धिकरण करना और फिर सांचे के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करना, ये शामिल था। इस प्रकार से लोहे के उस उद्योग को फौजरी उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आरंभिक बातें हैं जो हमने आपको इस क्रम में इतना से इतना खंड में आपको बताया। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं तो जो आज के युग में आप बड़े बड़े लौह एवं इस्पात उद्योग देख रहे हैं, तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो देख रहे हैं बड़े बड़े, इसका विकास 19वीं सदी में। कब? 19वीं सदी। तो हम उसको एक खंड के रूप में आपको याद करवाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में जो हुआ वो ब्रिटिश पीरियड था। एक प्रकार से मानिए कि ब्रिटिश पीरियड में भी इस्पात उद्योग का या लौह उद्योग का विकास हुआ,
और ब्रिटिश पीरियड में कुल 5 उद्योग भारत में लगे। लेकिन विडंबनापूर्ण बात यह है कि 5 में से 4 उद्योग निजी प्रक्रम से लगे, यानी निजी प्रयासों से लगे, यानी व्यक्तिगत प्रयास भारतीयों के द्वारा किया गया और तब ये वृहत उद्योग की स्थापना की गई। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा उद्योग कब लगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें देखिए कि प्रथम कारखाना लौह एवं इस्पात उद्योग का कहने का अर्थ ये हुआ कि आधुनिक तकनीकों के आधार पर लगाया गया था। यह दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि वृहत उद्योग। पहले ये फौजरी के रूप में था, यानी छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में था और स्थानीय लोहार इसका अपने स्तर पर इसका निर्माण करते थे। व्यापक पैमाने पे जिससे बहुत सारे लोग नियोजित हों और बड़े पैमाना पे उत्पादन हो, इसको वृहत उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत कहा जाता है। और उस परिवेश में जो पहला कारखाना लगा वो 1875 में 1875 और कहाँ लगा तो बराकर आप जाइएगा तो वो बराकर नदी जो है वो बिहार और बंगाल का बॉर्डर है। ठीक है, और जब नदी क्रॉस कर जाएगा तो बराकर जो जगह आएगा वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहाँ आपको प्रथम कारखाना लगा और ये कारखाना जो है कच्चे लोहे का यानी पिग आयरन से संबंधित। कच्चा लोहा का अर्थ ये हुआ कि उसमें बिना किसी मिलावट के जो लौह अयस्क है उस लौह अयस्क से डायरेक्ट लोहे में परिणत कर दिया जाए, तो इसको कच्चा लोहा कहा जाता है। फिर बाद में चल करके इसमें अन्य चीज़ें मिला करके एक दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए अलग कारखाने की। दूसरे शब्दों में कहिए तो एक शुद्धि कारखाना था, यानी रॉ मटेरियल को शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का ये कारखाना था। उसके बाद द्वितीय कारखाना जो लगा ये प्रथम वास्तव में व्यापक कारखाना था और वो लगा 1889 ईस्वी। और कहाँ लगा तो कुल्टी में। ये भी जो है वो साहब बंगाल में ही है। और जब कुल्टी में कारखाना लग गया तो जो बराकर का कारखाना था, इस बराकर के कारखाने का स्वामित्व जो है वो कुल्टी के कारखाने को मिल गया और उस आधार पे इसको बंगाल आयरन कंपनी कहा गया। यानी दोनों अब मिक्स हो गया, बराकर वाला और नवीन जो 1889 में कुल्टी में लगा, ये दोनों मिक्स होकर के अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल आयरन कंपनी। आज भी ये कुल्टी में ये कारखाना अस्तित्व में है। ठीक है, आज भी आ जाइएगा तो यहाँ उत्पादन आपको होते हुए मिलेगा। तृतीय कारखाना जो लगा ये अपने आप में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि व्यापक पैमाने पे आधुनिकता से ओतप्रोत, उस समय की आधुनिकता से, और जिससे देश की आर्थिक गतिविधि को काफ़ी संबल मिला और देश में आधारभूत संरचना या उद्योग का विकास हुआ, वो कारखाना जमशेदपुर में लगा। और ये कब लगा तो 1907 को। एक्चुअली में इसमें 2 डेट आपको पढ़ने को मिलेगा, एक 1907 और दूसरा कहीं कहीं आपको मिलेगा 1913। क्या 1913। तो आप विचलित ना होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी व्याख्या ये है कि 1907 में कारखाना लगना शुरू हुआ और 13 में इसमें उत्पादन हुआ। कोई भी कारखाना लगता है तो इसमें बहुत से ज़्यादा संसाधनों की और कार्य की आवश्यकता होती है, इसलिए फौरन नहीं लग जाता है। तो 7 में लगना प्रारंभ हुआ और इसमें उत्पादन कब शुरू होता है 1913 में, 1913 में। इसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको संक्षेप में हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। और इसके संस्थापक जो थे वो जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा। जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा। जो जगह था जिस समय ये कारखाना जहाँ लगा था, उस समय इस जगह का नाम जमशेदपुर नहीं था या टाटा नगर नहीं था, बल्कि उस समय इस जगह का नाम साकची था। तो साकची वास्तव में एक गांव था
आज एक बड़ा जमशेदपुर शहर या टाटा नगर शहर आप देखते हैं, लेकिन जिस समय ये कारखाना लग रहा था उस समय साक्षी क्या था, एक गांव था। और आज भी आप जाइएगा तो साक्षी जो जगह है वो जमशेदपुर का सबसे बड़ा हॉट पैलेस है, यानी वही मेन बाजार है। और उसी साक्षी के बगल में आपको टिस्को का कारखाना पूरा लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर जमशेदपुर गए होंगे तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कारखाने के बारे में कि इसके संस्थापक के नाम पर उस शहर का नामकरण जमशेदपुर हुआ, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम जमशेदपुर नहीं। रेलवे स्टेशन में आप जाइएगा तो वहां आपको मिलेगा टाटा नगर। तो रेलवे के हिसाब से ये जगह टाटा नगर कहलाता है, और सरकार झारखंड सरकार के हिसाब से ये जगह जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। चौथा जो कारखाना लगता है वो 1909 ईस्वी में बरनपुर में, और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, जिसको हम लोग क्या संक्षेप में बोलते हैं, इसको। अब देखिए, अभी तक ये चारों कारखाने जो लगे ये सभी के सभी निजी क्षेत्र में लगे। ठीक है, पहला कारखाना जो कर्नाटक के भद्रावती में लगा, जिसका नाम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट था, ये प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना था। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ कि सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार का। तो इस प्रकार से छात्रों, स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो 4 कारखाने निजी क्षेत्र में लगे और 1 कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में। और इसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में बनाने के लिए, उसका स्थापना वर्ष मिलाने के लिए या अन्य उसके जो तथ्य हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम कारखाना कब लगा? 1875 में। कहाँ लगा? तो बराकर। दूसरा कब लगा? तो 1889 में। कहाँ लगा? कुल्टी में। इसे क्या कहा जाता था? बंगाल आयरन कंपनी। तीसरा कारखाना कब लगा? 1907 में। कहाँ लगा? जमशेदपुर में। इसको क्या कहा जाता था? टिस्को। और उत्पादन इसमें कब शुरू हुआ? 1913 में। चौथा कारखाना कब लगा? 1909 में। कहाँ लगा? बरनपुर में। हाँ, और इसका नाम क्या था? तो इसको। ये चारों के चारों क्या है? निजी क्षेत्र के। पांचवा और अंतिम जो लगा वो सार्वजनिक क्षेत्र के थे। और कब लगा? 1923 में। इसका कहाँ लगा? तो भद्रावती। भद्रावती कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और इसका नाम क्या है? विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। तो स्वतंत्रता के पहले के स्टील प्लांट के या लौह उद्योग के ये विवरण आपके मस्तिष्क में हमेशा रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। लिख कहे के ले रहे हैं अभी? इसको कीजिए ना, फिर लिख लीजिएगा। दोनों काम साथ साथ किए तो याद नहीं होगा। उद्देश्य है कि बोर्ड पर लिखी हुई बातों को आपको याद करवा दिया। अब देखिए, दूसरा तथ्य जो हम लोग को याद करना है कि ठीक है, देश के आज़ादी के पहले इतने कारखाने हो गए, तो उत्पादन क्या हो रहा था? तो उत्पादन में 1950-51 में देखें तो मात्र 10.4 लाख टन था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये जो तृतीय वाला कारखाना है जमशेदपुर में, यही अच्छा उत्पादन कर रहा था। बाकी के उत्पादन बहुत अच्छे नहीं थे, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। फिर थोड़ा बढ़ा कब? जब 23 में सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वेश्वरैया प्लांट बना तब, और वो भी सरकार इसे अपने उपभोग के लिए लगाई। इसलिए आप देखिए गौर से, तो आरंभ में जिस समय देश आजाद हुआ उस समय बहुत ही कम उत्पादन हो रहा था, मात्र 10.4 लाख टन। अगर इसको प्रति व्यक्ति उपभोग के हिसाब से देखें तो आप देखिएगा कि 14 किलोग्राम 14 केजी पर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? प्रति वर्ष। ठीक है ना? अब सोच लीजिए कि कितना कम लोहे का उपभोग प्रति व्यक्ति था। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो उनसे अब पूछिए कि 14 किलो जब आज़ादी के समय
प्रति व्यक्ति उपभोग लोहे का था, जो विकास का एक मापदंड होता है, और अब बढ़ करके लगभग 200 किलो प्रति व्यक्ति हो गया, तो ये कैसे हो गया? जनसंख्या भी तो कम होगा। जनसंख्या भी तो कम होगा। तो ठीक है, जनसंख्या कम था तो जनसंख्या बढ़ा तो प्रति व्यक्ति उपभोग भी तो कम होना चाहिए। इसका मतलब बढ़ते हुए जनसंख्या के अनुरूप आप उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि किए, ये तो और बड़ी बात है ना। आप जो नेगेटिव तरीके से बोलना चाह रहे थे वो लागू नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो नेगेटिव तब होता जब 14 किलो से और घट जाती, तब आप बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही इसलिए घट गया। जनसंख्या भी बढ़ रहा है और 14 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग का दर भी जो है बढ़ करके 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। इसका मतलब उत्तरोत्तर उत्पादन बढ़ता चला गया, गुणात्मक रूप से बढ़ा है ना। या गुणात्मक नहीं बल्कि चक्रवृद्धीय रूप से बढ़ा। जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी है उससे ज़्यादा स्पीड से लोहे का उत्पादन बढ़ा है। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश विकास नहीं किया? और देखिए कि 80-81 में 68.2 लाख टन हो गया। 2011-12 का जो डेटा है उसके मुताबिक 734 लाख टन भारत में उत्पादन होता है प्रति वर्ष, जो हमारे यहाँ उद्योग। अब देखिए आज़ादी के बाद इस उद्योग में क्या हुआ। तो असल विकास लौह एवं इस्पात उद्योग में आज़ादी के बाद ही हुआ। पूर्व के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि प्रथम योजना जो हमारी बनी थी वो योजना कृषि को दृष्टिगत रखकर बना। हेराडोमल मॉडल पे आधारित यह योजना देश के उन्नति के लिए ये ज़रूरी मानता था कि अभी साहब चूँकि कृषि प्रधान देश है, 74% जनसंख्या यहाँ की कृषि में लगी हुई है और राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग इससे प्राप्त होता है, तो इसलिए कृषिगत विकास, योजनागत विकास करना आवश्यक है। लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुआ तो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और महालनोबिस मॉडल में ये माना गया कि जब तक आधारभूत और वृहत उद्योग यानी बेसिक एंड लार्ज इंडस्ट्रीज का आप स्थापना अपने देश में नहीं करेंगे तब तक विकास की गति को बहुत तीव्र नहीं किया जा सकता। इसलिए वास्तव में स्टील उद्योग में सबसे पहले जो ध्यान दिया गया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी उद्योग लगे, लेकिन वो कौन से उद्योग थे? तो जिनके उत्पादन की अति शीघ्र आवश्यकता थी, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलियम फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, ये सब पूर्व के क्लास में हम बता चुके हैं। तो ये सब तत्कालीन आवश्यकताएं थीं। और या फिर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स के 3 कारखाने पिंजौर, कलाम साटी और हैदराबाद में लगा था। तो ये सब ज़रूरी था, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ छोटे छोटे कारखाने लगाए गए। लेकिन कारखानों का आधारभूत संरचना का नींव जो है डाला गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आधारभूत में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन प्राथमिक उद्योग आधारभूत में लौह एवं इस्पात उद्योग। क्यों? क्योंकि इसी उद्योग पर अन्य उद्योग आधारित है। आपको दूसरा उद्योग लगाना होगा तो उसकी मशीनरी क्या होगी? लोहे की होगी। इसलिए अति आवश्यक था कि लौह एवं इस्पात उद्योग पर ध्यान दिया जाए। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61, 1956 टू 1961 तक इसका पीरियड था, उसमें 10-10 लाख टन की 3 परियोजनाएं लगाई गई। अब इसमें देखिए 2 बातों का ध्यान दिया गया। कितनी बातों का? एक, इन कारखानों को वहां लगाया जाए जो भारत की अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अबेंडन लैंड है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं ये लोग पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगाते हैं आरंभिक सरकारों की कि उसने जातिवाद किया या अपना विकास किया, उनके मुंह पर ये कारखाना एक तमाचा है। क्योंकि
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो अधिकांशतः ऊंची जाति के थे आरंभिक बेला में, उन्होंने विकास के लिए स्थान कौन सा चुना? तो ये तीनों का तीनों स्थान अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का स्थान। चाहते तो बड़े बड़े शहरों के निकट या जहां विकास के बहुत अच्छे अवसर थे वहां खोलना चाहिए था, लेकिन उन क्षेत्रों को चुना कि जो क्षेत्र पूरी तरीके से पिछड़े थे, यातायात के साधन भी यहाँ नहीं थे। जब ये कारखाने लगे तब यातायात के साधनों का विकास किया गया, खासतौर से जमशेदपुर तो आज तक जो है वो विशेष रूप से रोडवेज से जुड़ा हुआ है। इस रोडवेज का विकास उसी पीरियड में किया गया जब वहाँ कारखाना लगा। बाद में चल करके रेलवे का विकास जो है वहाँ किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ही देखना पड़ तो रहे अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था को आज के समय में समाज और राजनीति से देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनाप शनाप की बातें अपने पूर्ववर्ती जो हमारे देश की थाती है, विरासत है, कोई बाहर के लोग नहीं थे, यहीं के लोग थे, यहीं के लोगों ने विकास किया देश में। तो उस विकास का महती रोल ये रहा कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में कारखाने लगे। जैसे भिलाई अभी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रावल किला कहाँ है? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे क्षेत्र आज आप नाम जान रहे हैं। आज़ादी के समय ये सब का सब गांव था, और आपसे अगर पूछा जाता उस समय तो आप नहीं बता पाते। और दूसरा लगाने के क्रम में यह ध्यान दिया गया कि हमारी तकनीक बहुत पिछड़ी हुई। हम वैश्विक स्तर का जो मापदंड है उद्योग का, इस्पात उद्योग का, वो उद्योग लगाएंगे। इसके लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है। तो हमारी सरकार ने विदेश के साथ सहयोग किया, और इस सहयोग के साथ भिलाई का कारखाना जो लगा किसको? रूस के सहयोग से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण। रावल किला का कारखाना किसके सहयोग से लगा? जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर का कारखाना किसके सहयोग से लगा? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस प्रकार से भिलाई, रावल किला और दुर्गापुर के कारखाने 10-10 लाख टन के, कुल उत्पादन 30 लाख टन हो। फिर यही नहीं, इसी योजना में निजी क्षेत्र का जो टिस्को था और इसको था, इसकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। यानी टिस्को का उत्पादन क्षमता 20 लाख टन कर दिया गया, और इसको का कितना? 10 लाख टन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका उत्पादन बढ़ करके जो 10 लाख टन था वो 60 लाख टन हो गया। तो इसको कम विकास कर सकते हैं जिस समय साधनहीनता हो, कुछ नहीं हो। वैसी परिस्थिति में इस्पात का उत्पादन आप 10 लाख टन से बढ़ा करके कितना कर देते हैं? 60 लाख टन 5 वर्षों के अंदर। तो कितना गुना वृद्धि हुई। यह विकास का जो बैरोमीटर था वो कहाँ पहुँच गया। तो आप उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर ही ना विकास का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस्पात के क्षेत्र में तो फौरन देश आज़ादी के बाद विकास करने लगा। 10 वर्षों के अंदर उसने उत्पादकता के बहुत बड़े स्तर को प्राप्त कर लिया। क्लियर? अब देखिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो कहाँ है अभी? झारखंड। फिर पुनः जो चुना गया वो उसी अबेंडेंट लैंड को, आज बोकारो स्टील सिटी और बड़े तमक धमक के साथ आपको दिखाई पड़ेगा, रात में जगमगाता हुआ शहर दिखाई पड़ेगा। लेकिन 1967 से पहले अगर बोकारो में जाते तो रात तो छोड़ दीजिए, रात में तो जाने में हार्ट अटैक आपका हो जाता, दिन में भी आप शांति के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या है कि बोकारो में रात ही दिन लगता है। ये विकास कैसे हुआ साहब? तो विकास इस प्रकार से हुआ कि बोकारो में जर्मनी के सहायता से पुनः नहीं, रूस के सहायता से, यहाँ पर गलत हो गया, इसका रूस के सहायता से पुनः एक कारखाना लगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए
कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका पीरियड क्या था, बोलिए मिश्रा जी, 1961 से 66, ये सब याद करते हुए चलिए। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में लगी बोकारो, लेकिन उत्पादन हुआ चतुर्थ योजना। और चतुर्थ योजना का पीरियड क्या है, 1969 टू 1974, बीच में 3 वर्षीय योजना 66 टू 69 है। तो ये हम डेटा इसलिए बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था, दिक्कत आया था, इसलिए एक लंबा समय लगा इसके उत्पादन को आरंभ करने, क्योंकि पूरी सिटी ही एक नयापन से बसाया गया, पैसे की कमी थी, रोड नए बनाए गए, बिल्डिंग नए बनाए गए, उद्योग सब नए नए लगे, इंजीनियरिंग सेक्टर के लोगों को बाहर से बुलाया गया, तो इसमें काफ़ी समय लगा, इसीलिए 2 योजनाओं में ये जाकर के पूरा हो गया। चौथी योजना हमारे स्टील प्लांट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस प्रकार से द्वितीय योजना में स्टील प्लांट व्यापक पैमाने पर लगाया गया, तो वैसे ही तृतीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए। लेकिन इसमें एक अंतर था कि चौथी योजना में जो स्टील प्लांट लगाए गए वो किसी विदेशी सहयोग से नहीं, पूरी तकनीक अपनी थी, पूरा पैसा अपना था और सारे संसाधन अपने। तो 3 कारखाने जो लगे कहाँ, सलेम कहाँ है, बोलिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, सलेम है तमिलनाडु में। यानी अब क्या कर रहा भारत सरकार कि अभी तक आप गौर से देखिए कि अधिकांश कारखाने कहाँ लगे थे, उत्तरी भारत में, और अब कहाँ लग रहे हैं, दक्षिण भारत में भी। तमिलनाडु दक्षिण भारत है। विजयनगर कहाँ है बताइए, वाह क्या बात है, कर्नाटक, ठीक है। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सरकारों ने प्रादेशिक के पार्शियलिटी भी नहीं अपनाई, बल्कि हर प्रदेश का समावेशी विकास की नीति अपनाई। द्वितीय योजना में सारी की सारी स्टील प्लांट उत्तर भारत में लगाया गया, तो चतुर्थ योजना में सारा का सारा स्टील प्लांट दक्षिण भारत में लगाया गया। तो स्टील के क्षेत्र में समावेशन इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि सारे प्रदेशों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए साहब कि ये इतने उद्योग लग गए, तो इन उद्योगों में अभी तक सबका जो प्रबंधन था वो अलग अलग था, और जिसके वजह से मार्केटिंग में, रॉ मटेरियल के परचेज में, ये सब में काफ़ी दिक्कतें आ रही। तो रॉ मटेरियल के परचेज में और मार्केटिंग में एक रूपता लाने के लिए, ये उद्योग को संरक्षण देने के लिए 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसको वर्तमान में सेल बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। और इसका काम क्या है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उसके द्वारा उत्पादित जो स्टील है उसके बिक्री की जिम्मेदारी इसी सेल पर। यानी सरकारी क्षेत्र से यदि आपको स्टील खरीदना है तो आपको सेल से खरीदना पड़ेगा, इन कारखानों में जाकर के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कारखाने सब बना करके किसके अधीन देते हैं, सेल के। यही नहीं, वर्तमान समय में जब हमारी सरकार खासतौर से 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई, तो निजी क्षेत्र में भी इस्पात उद्योग पनपने लगे। 93 तक तो आते आते हर प्रतिबंधों से इस्पात उद्योग को मुक्त कर दिया। 91 के बाद इसका परिणाम क्या हुआ कि पहले जो सिर्फ आज़ादी से पहले एक निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योग था स्टील का, अब अनेक हो गए। जैसे कौन, एस्सार, मुकंद, लायर्स, जिंदल, निप्पन और मारडिया। ये जितने नाम देख रहे हैं ये सब निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला कौन है, एस्सार, दूसरा कौन है, मुकंद, तीसरा कौन है, लायर्स,
चौथा कौन है? जिंदल, पांचवा निप्पन और छठा मारडिया। यानी कुल 7 निजी क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योग हैं और ये उत्पादन कर रहे हैं। और छोटे फौर्जरी के आधार पे उद्योग तो अनेक हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। वो तो गांव देहात में भी जो है ऐसे उद्योग जो है आपको मिल जाएंगे बहुत जगह। क्लियर? अब देखिए, इस उद्योग के अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पूंजी की समस्या है, इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने से। कोयला और बिजली की समस्या है, बढ़ती लागतें हो रही है, इसमें तकनीकी पिछड़ापन का भी सामना करना पड़ रहा है और अकुशल प्रबंधन भी है और स्टॉक बहुत इकट्ठा हो गया, खास तौर से कोरोना काल के बाद। तो जो भी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए वर्तमान सरकार जो है काफ़ी सक्षम है और हम आशा करते हैं कि ये उद्योग और पुष्पित और फलवित होता रहे। हम अगले उद्योग के साथ अगले क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।